Hi everyone, welcome to 10 Minutes a Day series. And today we are going to start a new chapter, chapter number 18, that is Analysis of Financial Statement. Very interesting chapter. तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या है, क्या क्या उसके अंदर कंपोनेंट्स आने वाले हैं। बट उससे पहले इनिशियली जब हमने जैप के अंदर एएफएम को स्टडी किया होगा, देन हमने एक अकाउंटिंग फ्लो को समझा होगा वहां पे, जो हमें बताते हैं कि एक कंपनी कैसे वर्क करती है। ऑब्वियसली वी नो कि कंपनी बहुत सारी ट्रांजेक्शंस करती है, उसको अकाउंट करना, उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब जब हमने अकाउंटिंग फ्लो की बात वहां पे की होगी, दैट वाज कि सबसे पहले कंपनी जब अपने अकाउंट्स बनाती है तो इट हैज कुछ वर्किंग पेपर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसा ऐसे प्रूफ्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं, जिनके थ्रू हम अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, हम जर्नल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जर्नल के थ्रू हम प्रिपेयर करते हैं लेजर, एंड लेजर के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस आता है। एंड फाइनली कंपनी अपने क्या बनाती है, फाइनल अकाउंट्स बनाती है, जिसके बेसिस पे फिर हम क्या क्रिएट करते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रिएट करते हैं। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ से आए, कैसे बनते हैं, उसका प्रोसेस यू नीड टू नो। एंड उसी से आपको हेल्प मिलेगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या पार्ट आएगा। अब थोड़ी सी बेसिक डिस्कशन अगर करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नीड क्या है, व्हाई डू वी रिक्वायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑब्वियसली अगर आप देखो, हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर कंपनी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं विच आर कॉल्ड एज यूजर्स होते हैं। आज के टाइम पे अगर हमें लोन चाहिए बैंक से, तो व्हाट वुड बी द रिक्वायरमेंट कि हमारी सैलरी स्लिप देखी जाएगी कि हम हर महीने कितना अर्न करते हैं, क्या हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। एज सच एक उसके बेसिस पे हमें क्या किया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है। बट व्हाट अबाउट कंपनी, अगर कंपनी को किसी बैंक के पास लोन के लिए जाना है, तो ऑब्वियसली उनके भी अकाउंट्स चेक होंगे, और वो अकाउंट्स कौन से होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे बैंक ये देखेगा कि कंपनी के पास कितने एसेट्स है, कंपनी के पास कितनी लाइबिलिटीज है, कंपनी के एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट्स है, वो चेक करते हैं। और नेक्स्ट थिंग क्या हो सकती है, इट वुड बी इन्वेस्टर। अब आज के टाइम पे अगर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू वुड बी लुकिंग फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है पास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में। आप कंपैरिजन करते हो, आप रेशियोज देखते हो बहुत सारे। तो इसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बैंक हो, या फिर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, सभी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए आज के टाइम पे कंपनीज एक्ट आपको क्या बोलता है कि यू नीड टू प्रिपेयर, हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। लेट अस स्टार्ट। इंट्रोडक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं, व्हेन एवर अ बैंक कंसीडर अ लोन प्रपोजल, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि लोन प्रपोजल में हमारी सैलरी स्लिप देखी जाती है, बिकॉज वो एन इंडिविजुअल। बट अगर कंपनी की बात करें, कंपनी के लिए उसका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट की जो आइटम्स है, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज है, वो कहाँ से चेक हो पाएंगी, उनकी फाइनेंशियल डिटेल्स के थ्रू चेक हो पाएंगी। कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या वो सही से काम कर रही है, इंटेग्रिटी एज वेल एज ड्यू डिलीजेंस। क्योंकि बहुत सारे लॉज, कंपनीज एक्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल बैंक के ऊपर, या फिर कुछ अदर जो एनबीएफसी है, या फिर कुछ वन पर्सन कंपनी है, हर एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर या फिर फर्म के ऊपर एक सेट ऑफ रूल्स लगता है, तो क्या वो उन्होंने कंप्लाई किया या नहीं किया। नेक्स्ट वुड बी द एक्सटेंट ऑफ दीज डिटेल्स, किस पे डिपेंड करती है कि वो टाइप ऑफ बोरोवर क्या है। फॉर एग्जांपल हमने इंडिविजुअल की बात करी तो उनकी सैलरी स्लिप चेक होने वाली है। टाइप ऑफ लोन कैसा होगा उसके बेसिस पे डिसाइड हो कितनी एक्सटेंट में आप चेकिंग करने वाले हो। ऑब्वियसली अगर कम अमाउंट का लोन होगा तो डेफिनेटली चेकिंग इतनी हार्श नहीं होगी, बट अगर बहुत बड़ा लोन होगा, बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, देन ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया जाएगा बहुत अच्छे से, एंड उसके बाद ही आपको क्या मिल सकता है, लोन मिल सकता है। दीज स्टेटमेंट क्या होती है, फॉर्मल रिकॉर्ड्स है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने अपने अकॉर्डिंग बना दी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। उसके बाद एक ऑडिटर से, आपने सुना भी होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट आके उनको चेक करते हैं कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रूली एंड फेयरली रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी को, अच्छे से बनाया गया है, सब चीजें फॉलो की गई हैं। उसके बाद जब वो साइन करते हैं, एक ऑडिट रिपोर्ट आती है। मीन्स यहाँ पर एक फॉर्मल रिकॉर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ऐसा नहीं कंपनी अपने अकॉर्डिंग बना सकती है। ये कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन को दिखाने वाली है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है पिछले कुछ टाइम से, अभी और आने वाले टाइम में इसके क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या देते हैं, एक्यूरेट पिक्चर देते हैं एक ग्रेट एक्सटेंट तक। जस्ट ये एक इंट्रोडक्शन है जहां पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में समझा कि क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली जब आज के टाइम पे हम बात करते हैं, तो बहुत सारे रेशियोज आपने जैब में, एएफएम कंपोनेंट में भी देखे होंगे, जहां पर हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, और इधर हमारा जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो रेशियो एनालिसिस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करते हैं, बिकॉज रेशियो एनालिसिस के लिए आपको क्या चाहिए, कोई भी रेशियो अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल चाहे वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, चाहे वो डेट टू इक्विटी रेशियो है, उसके लिए जो डेटा अवेलेबल चाहिए आपको, दैट वुड बी फ्रॉम द बैलेंस शीट ओनली, या फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस से मिलेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके रेशियो एनालिसिस में भी क्या करते हैं, बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। एंड ऑब्वियसली आप उससे कंपैरिजन कर पाओगे ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज, इफेक्टिवली आप उसको कर पाओगे। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं विच आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आई एक्सपेक्ट कि आपको तीन कंपोनेंट्स तो ऑब्वियसली पता होंगे। जब हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स की भी, तो वहां पर हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होती है, हम वहां पे प्रिपेयर करते हैं,
कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमने कहीं ना कहीं पहले स्टडी किया होगा। सो थ्री कंपोनेंट्स आर मेन, जो आपको हमेशा याद रखने हैं, जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज बैलेंस शीट, जहां पर हमारी एसेट्स एंड सारी लाइबिलिटीज आती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक द नेम ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, कैश, इन्वेंट्री, ये सारे मेरे एसेट्स हो जाएंगे। एंड इफ आई टॉक अबाउट द लाइबिलिटीज, तो चाहे मैंने कोई डेट ले रखा है, इक्विटी रेज की हुई है, और इधर कोई क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, ओवरड्राफ्ट है, दैट वुड कम अंडर द लाइबिलिटीज। ये मेरी बैलेंस शीट का पार्ट बनता है एंड इट इज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मींस अगर बैलेंस शीट के ऊपर आपको जो भी डेट गिवन है, फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2025, सो इट वुड रिप्रेजेंट की एंड उस डेट के ऊपर, 31 मार्च के ऊपर आपके पास क्या एसेट्स अवेलेबल थे, क्या लाइबिलिटीज अवेलेबल थी, वो उस डेट के बैलेंसेस को क्या करता है, शो करता है। नेक्स्ट वुड बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ अ कंपनी कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी और नॉट फॉर प्रॉफिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। बट वी नो कि कुछ सेक्शन 8 कंपनीज होती है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करती है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम क्या रखती है, दैट इज नोन एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिकॉज वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे काम कर रही है। नेक्स्ट वुड बी द कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हम प्रिपेयर करते हैं। वी नो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम जो भी हमारी एक्टिविटीज है उसको बाइफिकेट करते हैं इनटू हमारी कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वुड भी हमारी कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, जो भी हमें पैसा लगाना है बिजनेस के ऊपर, ऑब्वियसली बहुत हाई अमाउंट ऑफ मनी हमें चाहिए होती है, चाहे हमें एसेट्स परचेज करनी है, एक्सपेंसेस पे ऑफ करने हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेज करनी है, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से हम रेज कर रहे हैं, उसको कब रीपे कर रहे हैं, दैट वुड बी पार्ट ऑफ हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज। नेक्स्ट वुड बी इन्वेस्टिंग, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि हमें बहुत सारी एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, चाहे हम किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं, कोई लैंड, बिल्डिंग। जब भी हमारा पैसा बाहर जाएगा या फिर हम कोई एसेट को परचेज करके ला रहे हैं, दैट वुड बी वो इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगा। एंड इवन हम उसको सेल भी कर रहे हैं बाद में, तो भी हमारे पास उस एसेट को बेच के पैसा आएगा, दैट वुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट वुड बी अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मोस्टली जब कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो ऑब्वियसली ओनरशिप आ जाती है पब्लिक की भी। तो क्या इक्विटी है, कैसे आपकी वो चेंज हो रही है, कितना पैसा आपने रेज किया हुआ है, टाइम टू टाइम अगर वो चेंज भी हो रहा है तो यू हैव टू प्रिपेयर अकाउंट जहां पर आपका चेंज टू इक्विटी आएगा। अब नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, एक्सप्लेनेटरी नोट आपको यहाँ पर इंक्लूड करना होता है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास अगर कोई लैंड अवेलेबल है या फिर मेरे पास कोई बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये मेरे पास एसेट अवेलेबल है, एंड वी नो कि बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट होता है जिसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है। अब अगर लैंड के रिगार्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग मुझे कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बतानी है जो यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको पता होना चाहिए कि इस पे डेप्रिसिएशन क्या लग रहा है, क्या मेथड फॉलो हो रहा है, या फिर ये पीपी है या नहीं, ये क्लासीफाई कर रही है, कहीं इसके बिहाफ पे कोई लोन तो नहीं चल रहा है। अगर ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी है जो यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बैलेंस शीट में नहीं बता सकता, बिकॉज उससे उसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा या फिर वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं लगेगा। सो इसके लिए मैं एक नोट्स टू अकाउंट एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करता हूँ, दैट वुड बी एज अ वर्किंग नोट, आप उसको मान सकते हो, जहां पर आप लैंड एंड बिल्डिंग के आगे या फिर प्लांट एंड मशीनरी के आगे एक नंबर डालोगे। वही नंबर आप कहाँ पे डालोगे, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर शो करोगे, एंड वो नंबर रिप्रेजेंट करेगा कि प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपने वहां पर बताई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को चेक करना है यूजर को कि प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और वहां पर जो भी नंबर वहां पर डिनोटेड है वो जाकर नोट्स टू अकाउंट्स में चेक कर सकता है, एंड सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उनको पता चल जाएगी। नेक्स्ट बी प्रोवाइडेड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्या सभी को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, मींस ये 5 कंपोनेंट्स ऑल द कंपनीज हैव टू प्रिपेयर, यस बनाने होते हैं, बट एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो कुछ कंपनीज को नहीं बनाना होता। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कुछ कंपनीज को एग्जाम्प्ट रखा गया, दैट इज योर 1% कंपनी जिसका ओनर सिर्फ 1% अवेलेबल है। नेक्स्ट वुड बी स्मॉल कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट। गवर्नमेंट कंपनी होती है जिसने कुछ टाइम से अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं करी है, कोई ट्रांजेक्शन, परचेज, सेल, एसेट, कोई एक्टिविटी वो नहीं कर रही है, दैट वुड बी टर्म्ड एज योर गवर्नमेंट कंपनी। एंड एक स्टार्टअप कंपनी जो अभी नई नई स्टार्ट हुई है, उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना होता, बट सारे बाकी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स हैं दे हैव टू प्रिपेयर। तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है, एज पर कंपनीज एक्ट इनको ये जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करना होता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेक्शन 129(3) आपको क्या बताता है कंपनीज एक्ट का, कि हम जब बात करते हैं कोई भी कंपनी की, अगर उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज है, एसोसिएट कंपनीज है, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट टाटा, तो उनके अंदर बहुत सारी कंपनीज आती है, टाटा स्टील भी आती है, टाटा मोटर्स भी आती है, टाटा टी भी आती है। एंड अगर उनकी कोई जॉइंट वेंचर है, उस केस में उस कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनानी है, बट विद दैट उनको अपनी सब्सिडरीज के साथ जो उनके अकाउंट्स है, एसोसिएट के साथ, जॉइंट वेंचर के साथ, एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब जो कंबाइंड होगा, कंसोलिडेटेड मींस कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब सब्सिडरी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास दो कंपनीज है, ए एंड बी। अब ए कंपनी का अगर बी कंपनी के ऊपर 50% से ज्यादा का कंट्रोल है, देन बी कंपनी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी, एंड ए कंपनी बन जाएगी होल्डिंग कंपनी। नेक्स्ट वुड बी एसोसिएट कंपनी, अगर 50% तक का कंट्रोल नहीं है,
बट 20% से ज्यादा का कंट्रोल है, देन बी बन जाएगी आपकी एसोसिएट कंपनी। नेक्स्ट वुड बी जॉइंट वेंचर। ऑब्वियसली जब ए और बी साथ मिलकर काम करने वाले, दैट वुड बी टर्म्ड एज जॉइंट वेंचर। तो उस केस में ए को अपने खुद के अकेले के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो प्रिपेयर करनी है, बट क्योंकि बी भी ए कंपनी का एक पार्ट है, तो ए प्लस बी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो भी उनको शो करने पड़ेंगे उसी रिस्पेक्टिव फॉर्मेट के अंदर। Next, we are conceptual question. The exemption from including a cash flow statement in the financial statements applies to which one of the following combination of companies? किनको वो अप्लाई नहीं करना होता, आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन पे फोकस करना है। जो कॉम्बिनेशन बेस्ट लगता है दैट वुड बी द आंसर। आप एक बार सभी स्टेटमेंट को रीड आउट कर सकते हो, यू कैन गिव योर आंसर इन द चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस वीडियो।